अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप कि आप सभी इंशाल्लाह ठीक-ठाक होंगे। तो आज का जो सेशन है ये हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेशन कंटिन्यूड है। पहले सेशंस में हमने न्यूट्रिशन के हिसाब से, पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी के हिसाब से, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स के हिसाब से और बिहेवियरल ईटिंग डिसऑर्डर्स इन बच्चों में जो होते हैं उनके हिसाब से वो कवर किया था। तो आज जो है ये मेनली ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर जो हैं जिनसे कि आंतों में बंदिश आ जाती है, किसी किस्म की रुकावट आ जाती है, उसके मुतालिक जो है वो सेशन होगा। और इसका मतलब जो है मेकोनिमालिस वगैरह और DIOS वगैरह का जो मैं इंशाल्लाह मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कोशिश करूंगा कि घंटे तक इंशाल्लाह ये हमारा कवर हो जाए। और इसमें कई चीज़ें जो हैं वो हो सकता है कि वो ज़रा टेक्निकल हों और उसमें मैं ज़्यादा टाइम ना सर्व करूं क्योंकि उसकी शायद ज़रूरत ना पड़े। तो थोड़ा-सा इंट्रोडक्टरी स्टार्ट करूँगा, उसके बाद इन टर्म्स की जो है मेकोनिमालिस वगैरह और DIOS इनके डेफिनिशंस भी आपको बता दूँगा कि ये चीज़ें क्या हैं। उसके बाद ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इनकी कैसे होती है और जनरल मैनेजमेंट की कैसी होती है। तो सबसे पहले तो चलते हैं इंट्रोडक्शन के हिसाब से। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर मैं किसी किस्म की कोई मेडिसिन जो है अगर मैं वो मेंशन करूं तो मेरा इसके साथ कोई फाइनेंशियल गेन या बेनिफिट या ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये सिर्फ जो है आप लोगों की समझ के हिसाब से या जो आप मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं उनके हिसाब से इनका मैं नाम ले रहा हूँ। तो मेरा कई किसी जो फार्मास्यूटिकल एजेंसी है उनके साथ कोई ऐसा लिंक नहीं है इनके मुतालिक। ये जो स्लाइड है ये आप लोगों ने पहले भी देखी होगी जब मैंने गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स के हिसाब से जो है वो सेशन किया था। तो इसमें ये है कि जब खाना हम खाते हैं, ये स्लाइड के ऊपर के एंड के ऊपर जो कि मुंह नजर नहीं आ रहा है लेकिन ये फूड पाइप जो है एसोफेगस है ये नजर आ रही है। तो एसोफेगस के थ्रू ये खाना जो है ये मैदे में जाता है, ये मैदा है। और मैदे के बाद ये एब्डोमेन का जो सेंट्रल पार्ट है, दरमियाना वाला हिस्सा, ये आंतें हैं, छोटी आंतें हैं। और ये छोटी आंतें काफी फीट और यार्ड्स के हिसाब से हैं और काफी फोल्डेड हैं। तो ये मैदे में से खाना इसमें जाता है और इसमें जाने के बाद जो है यहाँ ये जो जहाँ मेकोनिमालिस और DIOS लिखा हुआ है, यहाँ पे जहाँ एरो में कर रहा हूँ, यहाँ अपेंडिक्स है और अपेंडिक्स के बाद ये जो है ये ऊपर और फिर ऑल द वे अक्रॉस और फिर नीचे की तरफ जाता है। इसे लार्ज कोलोन कहते हैं कि जो बड़ी आंतें हैं वो होती हैं। तो ये मेनली जो है ये आंतों का हिसाब है और इसमें ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स और पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी जो है वो हमने कवर कर ली है। अब जो है ये मेकोनिमालिस और कॉन्स्टिपेशन और डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम जो रेड में मैंने शो किए हैं वो इंशाल्लाह इस प्रेजेंटेशन में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ना, ये तीनों चीजें ये समझ लें कि एक ही शायद चीज है जिसके डिफरेंट वेरिएशन है जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में पाई जाती हैं, जिसमें कि आम कॉन्स्टिपेशन जो है, जो कब्ज जिसे कहा जाता है, वो शायद माइल्ड एंड के ऊपर है और मेकोनिमालिस जो है वो एक्सट्रीम दूसरे एंड के ऊपर है और दरमियान में वो जो है वो ये डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम, जिसे कि कई दफा मेकोनिमालिस इक्विवेलेंट भी कहा जाता था, वो है। तो इन चीज़ों की वजूहात जो है मेनली जो है ये पाया जाता है उन लोगों में, उन सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में जिनका पैनक्रियास जो है वो काम सही नहीं कर रहा होता, उन्हें पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी होती है कि पैनक्रियाटिक फंक्शन जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है, जिससे कि ये स्टैटोरिया जो कि फैट माल अब्जॉर्प्शन होती है और चिकनाई वाले स्टूल जो है वो पास किए जाते हैं, वो होता है। इसमें एक ये भी चीज है जो पहले लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि गैस्ट्रोप्रीसिस होती है, जिससे कि फैट्स वगैरह जब मैदे में होती हैं तो एंजाइम जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, जिससे कि स्टमक एम्पटिंग जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे कि रिफ्लक्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जब फैट सही अब्जॉर्ब ना हो छोटी आंतों में, स्मॉल इंटेस्टिन में, मैदे के बाद से, तो वो जब फैट्स जो होती हैं वो एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टिन आइलियम की तरफ पहुंचती हैं, तो वहां भी जो है एक एंजाइम होता है जो कि स्क्रीट करता है और इससे जो है आंतों की जो है वो मोटिलिटी कम हो जाती है। तो ओवरऑल जो है
ये मोटिलिटी सिस्टिक फाइब्रोसिस में कम होती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है और बाकी की चीज़ें भी आ जाती हैं। और जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह काफ़ी ली होती हैं, एसिड की प्रॉब्लम होती है, ये गट मोटिलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें जो है ये बैक्टीरिया जो आम पाए जाते हैं गट में, वो भी चेंज हो जाते हैं, जिससे कि कई किस्म के ये हवा वगैरह गैस एक्स्ट्रा बन सकती है, पेट फूल जाता है। और जो स्क्रीशंस होती हैं, जैसे कि लंग्स में स्क्रीशन ड्राई होती हैं, इसी तरह इंटेस्टाइनल स्क्रीशंस भी जो है वो भी ड्राई हो जाती हैं। और ये जो है ड्राई स्क्रीशंस लिवर में भी होती हैं, जिससे कि लिवर प्रॉब्लम भी हो जाती है, जो कि हम इंशाल्लाह बाद में एक और सेशन में कवर करेंगे। तो इससे भी जो है ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह और हार्ड स्टूल वगैरह की और ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कॉमन बेसिक अंडरलाइंग कॉजेज हैं, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल फिजियोलॉजी, ये चीज़ें मैंने आपको मेंशन की हैं। तो अब चलते हैं कि इनका मतलब क्या है, जो कि आप लोग ऑब्वियसली मेडिकल टर्म्स को सही समझेंगे नहीं, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो मेकोनियम जो होता है, ये यूट्रस के अंदर बेबी का पैदा होने से पहले ही चीज बनी हुई होती है, क्योंकि जब बेबी यूट्रस में होता है तो उसमें जो मुंह वगैरह होता है, उसका निज़ाम जो है वो शुरू हो जाता है। पानी वगैरह उसमें, डेब्रिस वगैरह, सेल्स वगैरह जो भी होती हैं उसके मुंह से अंदर दाखिल होके वो जो है उसके आंतों में जाती हैं। और ये वहां जाकर जब बच्चा पैदा होता है तो पहला जो स्टूल करता है, पूप करता है, तो वो हमेशा होता है ये ब्लैक टॉरी, बहुत स्टिकी सब्सटेंस होता है कि जो करते हैं। और ये अमूमन विद इन 12 to 24 आवर्स पैदाइश के बाद बच्चा जो है वो खारिज करता है, और होना भी चाहिए। और अगर ना हो तो फिर उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, उनमें से एक मेकोनियम आलियस है। और ये मेकोनियम जो है ये बाद में, जैसे ये ग्रीन वगैरह होता है, और ये सॉफ्ट स्टूल जो ब्राउन या येलो कलर के होते हैं, ये बाद में आते हैं। तो पहले ये थिक टॉरी सब्सटेंस होता है जो कि पास होना चाहिए, और ये की वजूहत से नहीं भी होता है, या कई दफ़ा पैदाइश से पहले भी हो जाता है, जिसे मेकोनियम स्टेन लैक्वर कहते हैं, जो कि लंग्स में चला जाए तो लंग्स में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो ये होता है मेकोनियम। अब मेकोनियम के बाद आलियस। आलियस क्या होता है? आलियस बेसिकली होता है कि जब आंतें जो है वो अपनी मूवमेंट उनकी कम हो जाती है, वो बिल्कुल मूव नहीं करती हैं जैसे कि उनकी मूवमेंट होना चाहिए। तो इसकी वजूहत भी वो कई हो सकती हैं, जैसे सेप्सिस होता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, आंतों का इन्फेक्शन हो जाता है, बायोकेमिकल चेंजेस हो जाती हैं, पोटासियम वगैरह की कमी हो जाती है, कैल्शियम की वजह से हो जाता है। तो ये आलिस है कि जो आंतें हैं वो मूवमेंट सही नहीं करती हैं। और फिर इन दोनों चीज़ों को जमा करें कि मेकोनियम आलियस, तो उसका बेसिकली ये होता है कि मेकोनियम जो कि विद इन 24 आवर्स में बच्चे को पास करना चाहते हैं, करना चाहिए, वो नहीं करते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है, जो कि एक्सरेज के ऊपर भी और क्लिनिकल भी आप देख सकते हैं। इसके बाद है कि ये DIOS। तो डी से ये है डिस्टल। डिस्टल का मतलब होता है कोई चीज जो कि फार अवे हो एक रेफरेंस पॉइंट से। तो मिसाल के तौर पे अगर आप बाजू को लें, तो बाजू जो है वो नेक से जाकर मिलता है, तो वो नेक से दूर जो है वो शोल्डर, शोल्डर से वो आगे आर्म, आर्म्स के बाद फोर आर्म, फोर आर्म के बाद हैंड होता है। तो हैंड और उंगलियां जो हैं वो डिस्टल कहलाती हैं, क्योंकि ये आपके जिस्म से दूर हैं। और शोल्डर जो है मिसाल के तौर पे वो प्रॉक्सिमल होगा, क्योंकि ये नजदीक है। तो ये डिस्टल चीज होती है कि दूर वाली। और जब हम इस जिमन में इससे ये लफ्ज इस्तेमाल करें, तो इसका मतलब है कि मैदे से जहाँ आंतें स्टार्ट होती हैं, तो मैदे को एक रेफरेंस पॉइंट लें, तो मैदे के बाद जो ड्यूडेनम या पाइलोरस पहला पार्ट आता है वो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और उसके बाद आंतें जो मैं कह रहा हूँ काफी फीट और यार्ड्स के हिसाब से फोल्ड हुई होती हैं, और एंड के ऊपर जाकर लार्ज बाउल से जहाँ ज्वाइन होती हैं, तो वो लार्ज बाउल पे ज्वाइन करने वाला हिस्सा जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंतों का, उसे डिस्टल पार्ट कहते हैं। तो ये हो गया डिस्टल। अब इंटेस्टाइनल जैसा कि इंटेस्टाइन्स हैं, आंते हैं, तो उससे जो भी रिलेटेड वो लफ्ज होगा उसे कहते हैं इंटेस्टाइनल। तो डिस्टल इंटेस्टाइनल मीन के छोटी आंतों का वो हिस्सा जो कि लार्ज बाउल के नजदीक है और मैदे से दूर है।
ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्शन है कि एक ब्लॉकेज हो गया है। और सिंड्रोम होता है कि जब कोई चीज़ों इकट्ठी हो जाती हैं क्लिनिकल साइंस वगैरह के हिसाब से या सिम्टम्स के हिसाब से इकट्ठी हो जाए, तो उसको, उस ग्रुप को और सेट को जो है वो सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये बेसिकली डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम ये है कि जो दूर वाला हिस्सा आंतों का है जो कि लार्ज बाउल से पहले होता है, वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से कई किस्म के जो हैं ये सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। उसके बाद है ये कॉन्स्टिपेशन जो कि हम डिस्कस करेंगे। और कॉन्स्टिपेशन बेसिकली इसका डेफिनेशन है कि आम बंदा या बच्चे जो है वो स्टूल इतने ऑफन पास नहीं करते। अमूमन ये होता है कि दिन में 1 या 2 दफ़ा करते हैं, कहीं तो होता है ठीक है अल्टरनेट डे चले जाती हैं, लेकिन जो अल्टरनेट डे जाते हैं ये 2 दिन के बाद भी ओपन करते हैं, उसमें यह है कि स्ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब भी बच्चा या बड़ा या कोई पेशेंट या बंदा जो है वो स्ट्रेनिंग भी कर रहा है और जोर लगा के उसे पूप करना पड़ती है और हार्ड स्टूल आती हैं, उससे दर्द होता है और टमी भी कई दफ़ा जो है डिस्टेंड हो जाती है, यहाँ तक कि कई बच्चे वॉमिट करते हैं। या इतना हार्ड स्टूल होता है कि पास करने से जो बैक एंड होता है, बैक पैसेज होता है, उसको मैकेनिकल जो है ट्रोमेटाइज हो जाता है, जिससे कि थोड़ा सा स्क्रैचेस वगैरह जैसे आ जाती हैं, तो वो ब्लीड वगैरह जो नहीं है वो भी होना शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली ये कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स होते हैं। अब इन चीज़ों की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे जाते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि मेकोनियम आलियस जो है वो क्या करता है। तो मेकोनियम आलियस, जैसे मैंने कहा कि मेकोनियम वगैरह बनना जो है ये पैदाइश से पहले ही बनना शुरू हो जाता है। और जो बंदे अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एंटीनेटल स्कैन या प्रीनेटल स्कैन्स जिनके होते हैं, ये अमूमन जब किया जाए तो अगर गट जो है वो हाइपर एक्ोजेनिक हो, जैसे कि ये एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि काफ़ी ब्राइट है, बोन्स की तरह वो ब्राइट लगता है, बाकी का जो है वो इतना नहीं है, लेकिन ये हिस्सा ब्राइट है, तो इसे हाइपर एक्ोजेनिक बाउल कहते हैं। तो उससे सस्पेक्ट किया जाता है कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो शायद ठीक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि 100% खराब हो, लेकिन ये एक वार्निंग साइन है कि कोई ना कोई चीज़ हो सकती है। उसमें क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी भी आ सकती है, जैसे डाउन सिंड्रोम में भी ऐसे हो जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है। और एक स्टडी थी जो कि फ्रांस में की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी उन्होंने जो हाइपरएकोजेनिक बाउल्स थे उसके फॉलोअप किया था, तो तकरीबन 9% उनमें से जो थे वो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट थे। तो ये चीज़ आ सकती है अगर ऐसे है और फैमिली हिस्ट्री है सिस्टिक फाइब्रोसिस की, और बेबी का स्कैन जो है वो दिखा रहा है कि हाइपरएकोजेनिक बाउल है, तो इट्स क्वाइट लाइकली कि इसी वजह से हो कि बाउल जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो रहा है या उसमें प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद ये होता है कि ये मेकोनियम जो है मैं बता रहा हूँ, ये काफ़ी थिक होता है। जैसे वो पहले पैसेज जब पहला स्टूल पास करता है बच्चे को तो पता चल जाता है, तो ये जो है उसमें जाकर जमा हो जाता है और बच्चा जो है वो ये स्मॉल बाउल को ब्लॉक होने की वजह से वो पैसेज ऑफ मेकोनियम विदिन 24 आवर्स नहीं होता, क्योंकि ये वहाँ पे इसने बाउल को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है। अब जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये अमूमन 15 से 20% सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो पेशेंट्स वेस्टर्न कंट्रीज में हैं, उनमें ये कंडीशन पाई जाती है। तो ये जो है अगर 20% है तो 1 in 5 चिल्ड्रन जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस के वेस्ट में इस कंडीशन के साथ पैदा होते हैं। तो इट्स क्वाइट कॉमन इन दैट रिस्पेक्ट। 508 आता है। तो उसके बाद जो अर्ली साइन होते हैं तो ये होता है, जैसे मैंने कहा है कि बच्चे जो पैदाइश के वक्त वो स्टूल पास नहीं करते हैं, और स्टूल पास ना करने से जो है इनकी जो एब्डोमेन है वो डिस्टेंडेड हो जाती है, बेली बिग बेली बन जाती है। और अमूमन जो है फीड वगैरह जब देते हैं तो फिर वो फीड क्योंकि आगे ब्लॉकेज होता है, नहीं आ रहा है, तो बच्चा वॉमिट करता है। और ये वॉमिट जो है ये ग्रीन कलर की होता है, जिससे कि बाल स्टेन कहते हैं या बिलियस वॉमिटिंग कहते हैं। और इससे बच्चा काफ़ी सिक होता है, और यहाँ तक कि जब पेट जो है इसका बढ़ जाता है तो फिर फेफड़े जो हैं वो भी अफेक्ट होते हैं, वो सही तरह से जो है वो ओपन अप नहीं हो सकते हैं। तो इश्यू ब्रीदिंग का भी इसके साथ फिर हो जाता है। और ये भी होता है कि कई दफ़ा अगर बच्चा जो है वॉमिटिंग कर रहा है तो वॉमिटिंग के साथ अगर वो एयरवेज में सांस की तरफ वो चला जाए वॉमिट, तो उससे भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो बेसिकली ये एक न्यूनेटल इमरजेंसी होती है, जब बच्चे का पेट फूल जाए, बच्चे ने पैसेज ऑफ मेकोनियम नहीं किया है और साथ इसे बिलियस वॉमिटिंग आ रही हो। और इसके मैनेजमेंट के लिए जो है वो सबसे ये है कि बेबी को स्टेबलाइज करना चाहिए। और ये एवरी मेडिकल कंडीशन के साथ होता है कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो होती है उसके साथ बच्चे को स्टेबलाइज करना चाहिए। ये सर्जरी से पहले समझ लें या किसी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान समझ लें, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल ट्रांसफर का सोच लें, ये आईटीयू में इंट्यूबेशन वगैरह के हिसाब से ये जो स्टेबलाइजेशन होती है हर स्टेज के ऊपर जो है वो उसको हमें करना पड़ता है बच्चे को, कि
किसी इंटरवेंशन से पहले बच्चा जो है वो स्टेबल हो। और इसके लिए ये होता है क्योंकि अगर ब्लॉकेज है तो मैदे में जो है वो सिक्रीशंस फिर भी जारी रहती हैं, जो गैस्ट्रिक फ्लूइड्स वगैरह होते हैं वो प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो उनको जो है मैदे को खाली रखने से कि बच्चा जो वॉमिट करे और आस्पिरेट ना करे, तो उसके लिए मामूली ये होता है कि एनजी ट्यूब को डाला जाता है और एनजी ट्यूब को सक्शन पे रखा जाता है या फ्री ड्रेनेज पे रखा जाता है, और उसके साथ इंट्रावीनस फ्लूइड्स दिए जाते हैं कि बच्चा डिहाइड्रेटेड भी ना हो। तो ये जो है ना सक एंड ड्रिप, ये दो चीजें होती हैं कि सक थ्रू द एनजी ट्यूब और ड्रिप थ्रू द इंट्रावीनस फ्लूइड्स, ये किया जाता है। उसके साथ जैसे मैंने कहा है कि बच्चों को रेस्पिरेटरी सपोर्ट की भी जरूरत होती है, और ऑब्वियसली सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट है, अगर उनके वो सिक्रीशंस वगैरह के हिसाब से भी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो मजीद जरूरत होती है। तो कई दफा अमूमन ऑब्वियसली ऑपरेशन से पहले तो इन्हें डेफिनेटली जो है वेंटिलेट करने की जरूरत पड़ती है। और साथ ही जो है एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन का ये पता नहीं है कि इसकी वजह क्या है, क्यों हो रही है, तो एंटीबायोटिक्स भी जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो दी जाती हैं। और सर्जिकल टीम जो है वो ऑलवेज इन्वॉल्व होती है और उन्हें नोटिफाई किया जाता है, उनकी मैनेजमेंट जो होती है वो क्रूशियल होती है इसमें जब भी होती है। और जब बच्चे को एग्जामिन किया जाए तो ऑब्वियसली क्लिनिकल एग्जामिनेशन से बच्चे का पेट जो पूरा हुआ होता है, उनमें गट साउंड्स जो होती हैं वो एब्सेंट होंगी, हो सकता है पेनफुल भी हो, दर्द भी हो। और उसके साथ फिर जो है कई जो है इन्वेस्टिगेशन करना पड़ती है कि क्योंकि आप देखना है कि ये इसकी वजह क्या है, क्यों हो गया है, क्योंकि इसकी वजूहात कई और भी हो सकती हैं। तो उस लिहाज से एक तो मैंने कहा कि अगर अल्ट्रासाउंड स्कैन पहले का हुआ था एंटीनेटल में तो उस पर सस्पिशन था, तो इट मे बी हेल्पफुल इन दोज फैमिलीज जहाँ के सिस्टिक फाइब्रोसिस का पहले हिस्ट्री थी कि ये लाइकली है कि बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो। उसके बाद होता है कि एक्सरे, और ये प्लेन एक्सरे किए जा रहे हैं, और इसमें ये होता है कि ये जो आप ब्लैक एरियाज देख रहे हैं टमी में, ये गैस है, और गैस जो है ये बाकी नीचे वाले हिस्से में नहीं है जो कि नीचे एंड पे जाती है। तो इसका ये है कि गैस जो है वो गई हुई है, और कई दफा होता है कि गैस के साथ अगर फ्लूइड्स वगैरह भी हैं, फीड वगैरह भी बच्चे को दी गई है और सिक्रीशंस हैं, तो ये फ्लूइड लेवल्स भी आ जाते हैं। तो ये गैस बबल जो होती हैं, और इसका साथ कंटिन्यूटी जो है कि बैक पैसेज जहाँ से ये एरिया है पेल्विस के हिसाब से, इसमें कोई किसी किस्म की गैस नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ तक गैस पहुंची नहीं है क्योंकि अपर ब्लॉकेज है और वो कम्युनिकेशन जो है वो बैक एंड के साथ नहीं है। और जब इसके वो एग्जामिनेशन किए जाते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन किए जाती हैं, तो ये बैरियम एनिमा है। तो ये एक गैस्ट्रोग्राफिन एनिमा होता है जो कि एक्सरे के ऊपर दिखाया जाता है, और इसको करने से ये बैक पैसेज से डाला जाता है, और ये जो है लार्ज बाउल जो है वो उसे आउटलाइन कर रहा है, और यहाँ आके ये बेसिकली खत्म हो रहा है, ये थोड़ा सा ट्रिकल होकर जा रहा है स्मॉल बाउल में। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है। तो कई दफा होता है कि इससे ही ये चीज जो है ये मेकोनियम वगैरह जब आगे जाता है, सॉल्व हो जाती है, तो वो बच्चा ठीक हो सकता है। लेकिन इन 50% ऑफ द केसेस जो है वो बच्चा ठीक नहीं होता है, और उसको मजीद जो है आगे जाकर सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो ये गैस्ट्रोग्राफिन एनिमा जो है मैं दो डिफरेंट बता रहा हूँ। और ये भी होता है कि जब ये ब्लॉकेज जो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज है मेकोनियमालिस की वजह से अगर ज्यादा देर से है, तो उसका ये होता है कि ये जो कोलोन है ये इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। तो ये इसे माइक्रोकोलोन कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई चीज अभी तक गई नहीं है, तो ये फंक्शन से नहीं कर रही है। तो जैसे ही है कि मसल, एक मिसाल के तौर पे बंदे के हैं, तो जब मसल लोग जिम जाते हैं, मसल्स को यूज करते हैं, ट्रेन करते हैं, तो मसल साइज जो है बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर कोई मसल्स को यूज नहीं करता है तो वो डिस्ट्रफी हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है, वो कम हो जाता है, बल्क उनका कम हो जाता है, तो वो जो है इतने ताकतवर नहीं होते हैं। तो इसी तरह ही अगर कोलोन को सही इस्तेमाल नहीं हुआ है तो वो जो भी है वो भी स्मॉल हो जाती है, तो इसे माइक्रोकोलोन कहते हैं। अब ये मेकोनियमालिस जो है इसकी दो किस्में हैं। एक को सिंपल कहते हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्शन है लेकिन उसके अलावा और किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, और जो कॉम्प्लिकेशन वाली है उसे फिर कॉम्प्लिकेटेड मेकोनियमालिस कहते हैं। और कौन सी कॉम्प्लिकेशंस है इसमें है ये कि एक एट्रीजिया होता है। एट्रीजिया होता है कि पार्ट ऑफ द गट जो है वो जॉइंट टुगेदर है, लेकिन उसमें वो जो आंतों में होल होता है कि कंटिन्यूटी ट्यूब की तरह की होती है, वो नहीं होती है, एक फाइब्रस टिश्यू रह जाता है। परफोरेशन होता है कि जब कोई चीज फट जाए, उससे जो लीक करना शुरू हो जाए, तो उसे परफोरेशन कहते हैं। नेक्रोसिस भी जो है कि वो पार्ट कई दफा होता है वो डेड हो जाता है, डेड हो गए कई दफा वो नैरोइंग हो जाती है, स्टेनोसिस हो जाती है। और मेकोनियम पेरिटोनाइटिस ये होता है कि ये मेकोनियम जो है ये परफोरेशन में से, आंतों में से निकल के बाकी का एब्डोमेन जो पेरिटोनियम है उसमें चला जाता है, और केमिकल जो है पेरिटोनाइटिस और मेकोनियम पेरिटोनाइटिस वो हो जाती है। वॉल्वुलस होता है जबकि चीज जो है इसमें एक लूप बन जाए,
और लूप बनने के बाद फिर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। और स्यूडोसिस्ट भी होता है कि ऐसे सिस्ट नहीं है लेकिन लगते ऐसे ही है जैसे वो बन जाते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन और लीकेज की वजह से हो सकते हैं। और इन सभी के लिए जो है वो सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। तो ये जो है ना, ये एट्रीजिया की बात हो रही थी, तो ये स्मॉल इंटेस्टिन, ये मैदा है और मैदे के पीछे ये ड्यूडेनम आ रही है, ये स्मॉल इंटेस्टिन अब आ रही है। और ये जो एरिया जो रेड सर्कल में है, ये आप देख रहे हैं कि कनेक्टेड है इंटेस्टिन, लेकिन ये बहुत नैरो है, यहाँ फाइब्रस टिश्यू बेसिकली बना हुआ है। तो यहाँ से ये ब्लॉकेज है, इसे एट्रीजिया कहते हैं। और ये जो वॉल्वुलस होता है, ये जैसे एक लूप बन जाती है, ये यही समझ लें कि लंबे बलून बनती है ना, तो उनमें आप ट्विस्ट करें, ट्विस्ट करने के बाद देखें तो ये एक जो है वो यहाँ नाट एक किस्म की बन जाती है, और ये हिस्सा जो है ये फूला हुआ हो जाता है, फूल जाता है, और इसमें परफोरेशन भी हो जाती है, दूसरी चीजें भी हो सकती है। तो ये वॉल्वुलस जो होता है ये बन जाता है। अब मिकोनियालिस जो है ये जरूरी नहीं है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस के ही होते हैं। और बाकी के जो वजूहात हैं जिनकी वजह से मिकोनियालिस हो सकता है, उनका ताल्लुक भी ये पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी या पैनक्रियाटिक अबनॉर्मलिटी की वजह से ही होता है, जिसमें कि पैनक्रियाटिक डक्ट स्टेनोसिस जो कि नैरोइंग होती है, और पैनक्रियाटिक फंक्शन जो है या पैनक्रियास जो सही से बनता नहीं होता है, या ये एट्रीजिया जैसे मैं कह रहा हूँ कि ब्लॉकेज हो जाता है, उसकी वजह से भी हो जाता है। कई दफ़ा ये फैमिलीज में भी पाई जाती है कंडीशन, और बहुत ये प्रेमेच्योर बेबी में पाया जाता है, क्योंकि प्रेमेच्योर बेबी की आंतें जो है वो जो मूवमेंट की मैं बातें करते हैं कर रहा था, इंटेस्टाइनल मूवमेंट की, पेरिस्टालिसिस की, वो जो है वो लैक होती हैं या बहुत कम होती हैं। तो उससे भी जो अगर मेकोनियम में आगे नहीं चल रहा है तो फिर वो भी उसमें जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। और एक होता है मेकोनियम प्लग। मेकोनियम प्लग का होता है कि ये बिल्कुल रेक्टम के एंड के ऊपर जहां से पाहना होता है, तो वहां एक प्लग बन जाता है, तो वो होता है, तो वो भी उसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस का होना बहुत ही कम होता है, लेकिन वो आम भी पाया जा सकता है। तो उसमें इमूमन यही होता है कि थोड़ा सा डिजिटल एग्जामिनेशन करें, वो रिमूव करें, तो बाकी का सिस्टम जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो वो भी मेकोनियम प्लगिंग होती है। और ये फंक्शनल जो है डिसऑर्डर जिसमें कि प्रेमेच्योर बेबी होते हैं, उनमें भी ये मेकोनियम इंटेस्टाइनल मेकोनियम की प्रॉब्लम बन सकती है। इसकी अब ट्रीटमेंट क्या है? उसकी दो ऑप्शन है। एक है नॉन ऑपरेटिव, जो कि मैंने जिक्र किया है कि जो अनकॉम्प्लिकेटेड या सिंपल मेकोनियमाइलिस होती है, जिसको गैस्ट्रोग्राफिक एनिमा दे के, जो कि डायग्नोस्टिक भी होता है और थेराप्यूटिक भी होता है, कि इससे पता भी चल जाता है कि ब्लॉकेज वगैरह आगे क्या है, कैसी है, माइक्रोकोलन हुआ है या नहीं हुआ है, या उसके साथ वो जो है आगे इंस्पिटेटेड स्टूल होता है, जो थिक स्पिट बाउल होते हैं, मिकोनियम होता है, वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो वो कई दफा होता है कि अप टू 50% ऐसे ही जो है इस चीज से गैस्ट्रोग्राफी से, बाकी के लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और जो नॉन ऑपरेटिव है, जैसे मैंने कहा कि फिर भी आपको बच्चे को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, बच्चे को हाइड्रेशन करना पड़ेगी, फ्लूइड देना पड़ेंगे, एनजी ट्यूब वगैरह को देने की जरूरत पड़ती है, और बच्चे को नील बाय माउथ दिया जाता है। और ये हाइपरोस्मोलर एनिमा या गैस्ट्रोग्राफिक एनिमा जो है, ये जब किया जाता है तो स्पेशली मॉनिटर किया जाता है कि इसके देने से ये अगर प्रेशर वगैरह ज्यादा पे दिया जाए तो ये भी जो है ये परफोरेशन कर सकते हैं लार्ज बाउल की, बड़ी आंतों का भी। और ये एन-एसिटाइलसिस्टीन जो है ये भी दिया जा सकता है इसी को ब्रेकअप करने के लिए, जैसे कि गैस्ट्रोग्राफिन भी कर सकता है। तो ये है एक नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। उसके बाद जो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है उसके लिए ऑब्वियसली सर्जन की इन्वॉल्वमेंट वो हमेशा शुरू से ही होती है। और अगर नॉन ऑपरेटिव मेजर्स जो ऊपर मैं बयान करूँ अगर वो ना हो तो फिर होगा, या अगर किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे कुछ एट्रीजिया है, परफोरेशन है, पेरिटोनाइटिस है, तो फिर उसके लिए जो है वो सर्जिकल ऑप्शन बाकी रह जाती हैं। और इस इवैक्यूएशन के हिसाब से कि थोड़ा सा कट करके, स्मॉल इंटेस्टाइन में कट करके उसको फिर देखते हैं कि म्यूकस को, ये म्यूकस के जो मिकोनियम है, इसको उसमें से पुल करके या हाथ से उसे हिला के आगे लाके निकाला जा सकता है या नहीं। अगर ऐसा किया जा सके, जो कि कई सूरत में हो सकता है, तो फिर वो जब उसमें फिर यही है कि आप उसे जो होल हो गया उसमें आप सेलाइन वगैरह डाल के इरीगेट करके देख सकते हैं कि वो कैसे किस तरह जा रहा है। तो अगर वो क्लीन अप हो जाए तो उस होल को फिर स्टिच अप कर दिया जाता है, और उसके बाद जो है वो मिनिमम इन्वॉल्वमेंट होती है उस सूरत में सर्जिकली। लेकिन अगर उस चीज से नहीं हुआ है तो फिर
मजीद जो है वो चीज़ें करना पड़ती है, जैसे कि हम ये कट करना पड़ता है आंतों को, और उसके बाद इलियोस्टमी जो है वो करना पड़ती है, या एंट्रोस्टमी कहते हैं। तो ये डबल बैरल ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि ये एक पार्ट जो है ये वाला, ये प्रॉक्सिमल पार्ट होगा कि जो पहले इससे स्टमक की तरफ से आ रहा है उसे भी लाया जा रहा है, दरमियान में जो है वो इन्होंने साफ कर दिया था, या अगर किसी किस्म का ब्लॉकेज था, या अगर वो एट्रीजिया वाला चीज था तो उसे चॉप करके, ये दोनों चीजें जो है, ये डिस्टल वाला एंड है जो कि अब लार्ज बाउल की तरफ जा रहा है, ये स्टमक से आ रहा है, तो ये दोनों सरफेस के ऊपर लाके इसके ऊपर फिर बाद में बैग लगा दिया जाता है, और बाद में जब बच्चे की तबीयत ठीक होती है, जब बेहतर हो जाती है, तो इन दोनों एंड्स को जोड़ दिया जाता है, जो कि रिवर्सल ऑफ इलियोस्टमी बोला जाता है। तो ये एक वो तरीकाकार है। एक है ये डिस्टल चिमनी के हिसाब से, कि ये जो है ये लार्ज बाउल यहाँ स्टार्ट है, ये अपेंडिक्स जो है ये लूप नजर आ रही है, तो ये स्मॉल इंटेस्टिन आ रही है, जो भी इसमें ब्लॉकेज था या सेक्शन करनी थी वो की, उसके साथ जो है ये जो है इसके साथ वो जोड़ दिया जाता है। तो इसके अलावा जो है एक ये होता है कि आप जो है वो, जैसे मैं एट्रीजिया का कह रहा हूँ, वो एट्रीजिया के लिए कहीं होता है कि शॉर्ट सेगमेंट भी हो सकता है, बड़ा सेगमेंट भी हो सकता है, और उसी के बाद जैसे कि आप वो इलियोस्टमी करें, वो जो इंटेस्टिन काट कूट के साफ सुफ करके आप उसी वक्त जो है लार्ज बाउल के साथ उसे कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो है वो भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन होती हैं, मुनस्सर होता है कि कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जिससे कि क्या करना है। वो सर्जन ऑब्वियसली यू हैव टू बी पीडियाट्रिक ट्रेन्ड सर्जन जो कि इस चीज को जानते हैं अच्छी तरह से, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली फॉर कॉम्पिटेंट सर्जन्स टू बी प्रेजेंट एज वेल। तो एट द एंड अगर इलियोस्टमी वगैरह हुई है तो ये बैग लगा दिया जाता है, तो आप शॉर्ट जो इंटेस्टिन वगैरह है उससे जो पाखना वगैरह निकला है, जो कि हम लिक्विड किस्म का होता है, ये इस बैग में चला जाता है, जो कि बैग को वक्फे वक्फे के बाद चेंज करना पड़ता है। और जब बच्चा जरा बड़ा हो जाता है, ये ऑब्वियसली एब्डोमिनल स्कार है सर्जरी के हिसाब से, ये इलियोस्टमी है, तो इसको जो है बाद में क्लोज किया जाता है, और ये ऑब्वियसली बच्चे को उस सूरत में सपोर्ट किया जाता है न्यूट्रिशन के हिसाब से भी, कि क्या न्यूट्रिशन देनी है। और शुरू में अमूमन ये होता है कि कई दफ़ा जो है वो TPN वगैरह देना पड़ती है, और इस सूरत में जब ये बच्चे होते हैं इनको एनेस्थेटाइज किया जाता है, तो उसके साथ कॉम्प्लिकेशन जो होती है, एक तो ये कि चेस्ट के हिसाब से कि एनेस्थीसिया वो किसी के लिए भी जो है वो नुकसानदेह हो सकता है, और बिलहसूस सिस्टिक फाइब्रोसिस में, और खास करके अगर म्यूकस वगैरह लंग्स में जमा होना शुरू हो जाए तो उसको चेस्ट को फिजियोथेरेपी वगैरह करने के हिसाब से, ऐसी चीज़ों के हिसाब से, तो एक तो है कि चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। दूसरा ये होता है कि फ्लूइड इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, कि इलियोस्टमी जो है ये नॉर्मली जो है वो बाहर आती है तो उसमें से लिक्विडी फॉर्म के आते हैं, तो फ्लूइड लॉस ज़्यादा होता है और कई दफ़ा फूड अब्जॉर्प्शन कम होती है, तो उसमें जो है इस बच्चों का जो है इनपुट और आउटपुट जो है वो देखना पड़ता है बहुत एहतियात से। इसके बाद न्यूट्रिशनल इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि ये खाना जो है खेस इलियोस्टमी ऊपर आ रही है, लार्ज बाउल हम इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कई चीज़ें होते हैं, विटामिन वगैरह हैं, विटामिन B12 फॉर एग्जांपल, जो कि अपेंडिक्स के एरिया के पास जो शॉर्ट बाउल होते हैं, टर्मिनल आइलियम होते हैं, उसमें अब्जॉर्ब होती है, अगर वो हिस्सा रिसेक्शन हो चुका हो, काट दिया जाए तो वो नहीं अब्जॉर्ब होगा, तो ये न्यूट्रिशन के हिसाब से और विटामिन अब्जॉर्प्शन या सेगमेंट अगर काट दिया जाए ज़्यादा तो उससे भी हो जाता है। और इसके दौरान बच्चों को जो है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के हिसाब से सपोर्ट किया जाता है, और उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं कि ये जो है लिवर के ऊपर भी अफेक्ट कर सकती है, कोलेस्टेसिस होती है, जो कि लिवर से जो चीज़ें बाहर निकल रही होती हैं वो जो है वो स्टिकी हो जाती हैं, वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो उससे लिवर जो है प्रॉब्लम, TPN से भी लिवर प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो है कि शॉर्ट गट सिंड्रोम किसे कहते हैं, स्मॉल गट सिंड्रोम कहते हैं, कि अगर सेक्शन हुई है कि एक पार्ट ऑफ या सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टिन जो है आपने चॉप आउट कर दिया, तो ऑब्वियसली वो जरा अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, तो उससे जो है वो शॉर्ट गट सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें मालन्यूट्रिशन होती है, कई दफ़ा जो है इंटेस्टाइनल हरी हो जाती है, खाना जल्दी जल्दी चला जाता है, लूज हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो विटामिन जो है अब्जॉर्प्शन वगैरह उसकी भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये था डिस्टल, ये था मेकोनिमालियस, जो कि मेनली न्यूनेटल इमरजेंसी है और सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट उसमें होती है, उसके साथ करना पड़ता है, और आप एज ए पेरेंट्स या एज ए पेशेंट आप उसमें इतने इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि मेनली इसकी जो मेडिकल और सर्जिकल जो है वो इनपुट होती है, लेकिन उसकी केयर के बाद जो है चीज़ें न्यूट्रिशन के हिसाब से या केयर ऑफ इलियोस्टमी वगैरह वो पेरेंट्स ऑब्वियसली इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए वो मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया था।
अब आते हैं कि ये डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम की तरफ। तो ये जैसे मैंने कहा था कि ये दरमियान वाला हिस्सा जो है आंतों का, ये स्मॉल इंटेस्टिन है, और यहाँ जब अपेंडिक्स होती है यहाँ से लार्ज इंटेस्टिन स्टार्ट होती है। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है ये अपेंडिक्स से पहले वाला हिस्सा जहाँ के शॉर्ट इंटेस्टिन होती है उसकी ब्लॉकेज की वजह से भी होती है। और इसको जैसे मैंने कहा था मेकोनियम आलिस इक्विवेलेंट भी बोला जाता है, क्योंकि मेकोनियम आलिस जो है वो न्यूनेटल पीरियड में होती है। मेकोनियम आलिस इक्विवेलेंट इसे कहा जाता था क्योंकि ये न्यूनेटल पीरियड के बाद होती थी, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन भी सिमिलर हो जाती है। और ये भी जो है ये पार्शियल भी हो सकती है, जैसे कि सिंपल मेकोनियम आलिस थी, और कंप्लीट जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड मेकोनियम आलिस थी उसकी तरह भी हो सकती है। तो इसकी प्रेजेंटेशन भी वेरी सिमिलर टू जो है मेकोनियम आलिस हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये वो मेकोनियम वो वाला नहीं है इसलिए इसे मेकोनियम आलिस इक्विवेलेंट कहते हैं, कि उस तरह की, लेकिन वो है नहीं है। तो इसकी जो मेन डेफिनेशन ये होती है कंप्लीट की और इनकम्प्लीट की, ये है कि अगर मिसाल के तौर पे सिर्फ जो है ये स्टूल की वजह से ब्लॉकेज है और अब्डोमिनल पेन और अब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो ये जो है फिर जो है वे इनकम्प्लीट होगी, या सिंपल जो है मेकोनियम डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कह लें। लेकिन कंप्लीट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में ये होता है कि वॉमिटिंग, बिलियस वॉमिटिंग, जैसे जो कि मेकोनियम आलिस भी मैंने जिक्र किया था कि ग्रीन किस्म की वॉमिटिंग आती है, वो होता है अगर एक्सरे करें तो उसके ऊपर फ्लूइड लेवल वगैरह भी आते हैं। तो उस सूरत में ये जो है वो कंप्लीट होती है, जिसके लिए कि सर्जिकल इनपुट की भी जरूरत पड़ सकती है। तो कंप्लीट जो है डीआईएस वो रेयर होती है, वो इतनी नहीं होती है, और ये ओवर द टाइम बिल्ड होती है। लेकिन अगर कंप्लीट है तो फिर सर्जिकल ओपिनियन जो है वो लेना पड़ता है कि कहीं जो है परफोरेशन ना हो जाए, या अगर किसी को मिसाल के तौर पे मेकोनियम आलिस पहले था और मेकोनियम आलिस ये रिस्क फैक्टर है ये DIOS का, तो उसमें ये होता है कि अगर किसी ने, जैसे मैं कह रहा था कि एंड टू एंड जोड़ देते हैं आंतों को काटने के बाद, तो उस जगह के ऊपर जो है वो स्टेनोसिस या नैरो भी हो सकती है और उसमें ब्लॉक भी हो जाता है, या सर्जरी से एडहेजन्स हो जाती हैं। तो वो भी चीजें वो सोचना पड़ती है कि क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो कि सर्जन को दोबारा जो है ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े। तो वो चीजें का ख्याल रखना पड़ता है। और कई दफा ये होता है कि ये बच्चे जो होते हैं ये अमूमन हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिपेटेड और बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये खास करके जो सिंपल किस्म की इनकम्प्लीट जो DIOS होता है उसमें होता है कि बच्चे स्टूल स्टिल भी पास करते रहते हैं, लेकिन वो कई दफा लूज भी करते हैं, तो वो ओवरफ्लो के हिसाब से भी करते हैं। और अमूमन ये होता है कि बाउल हिस्ट्री जो होती है इतनी रिलायबल नहीं कहीं पेरेंट्स दे सकते, बिलखसूस जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और टॉयलेट खुद चले जाती हैं और पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि गए हैं या नहीं गए हैं, या स्टूल कैसे पास किया है, या बच्चे जो है पेरेंट्स को बताना नहीं चाहते हैं। तो कई दफा ये बड़े गौर से या एहतियात से बच्चों को पूछना पड़ता है कि क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं, और मॉनिटर करना पड़ती है। तो मेकोनियम आलिस इक्विवेलेंट या DIOS है, ये एक रिकरेंट प्रॉब्लम है, जिसका मेन रिस्क फैक्टर एक ये भी है कि जब मेकोनियम आलिस न्यूनेटल पीरियड में हो तो उसके बाद होने के चांसेस इसके ज्यादा हैं। और ओवरऑल तकरीबन 1 in 7 CF वाले बच्चे जो हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है, और एडोलेसेंस और एडल्ट्स को कम उम्र के बच्चों से ज्यादा होता है। और ये जब होता है तो एक्सरे लिया जाए तो ये राइट हैंड साइड के ऊपर जो है ये आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर नजर आ रही है, लंप जो नजर आ रहा है ना, ये होता है। और जब अब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है तो ये लंप हाथ से भी फील किया जा सकता है, और इसको जब फील करते हैं कि बच्चे को अनकंफर्टेबल लगता है, दर्द भी होता है। उसके अलावा जो है कि किस किस्म के बच्चों में पाया जाता है, एक तो मैंने कहा कि जिन बच्चों को मेकोनियम आलिस की इन्फेंट ऐसे न्यूबॉर्न बेबी होती है उनमें होता है। दूसरा ये है कि जिनकी ये फैट एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होती है, बावजूद इसके कि वो पैनक्रियाटिक एंजाइम ले रहे हैं, क्रियोन ले रहे हैं, तो उनमें इसके होने के चांसेस भी ज्यादा है। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी को चिकनाई वाले स्टूल आ रहे हैं, वो पैनक्रियाटिक एंजाइम भी ले रहे हैं, तो वो एक इम्बैलेंस है इन चीजों में, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो चिकनाई वाले स्टूल आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि फैट एब्जॉर्ब नहीं रही है, फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि इंटेस्टाइनल जो ट्रांजिट टाइम एक होता है कि कितनी स्लो गट मूव करती है, तो उससे ये जो है जमा होना शुरू हो जाता है। और एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि वो लोग जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, जैसे लंग ट्रांसप्लांट किसी का हुआ है, उन लोगों में इस चीज का होना जो है वो ज्यादा होता है। तो पहले तो कई दफा ये लोग समझते थे कि
ज्यादा पेनक्रेटिक एंजाइम दिए गए हैं, कि क्रियोन ज्यादा दी गई है, क्योंकि आम क्रियोन हम देते हैं कि चिकनाई वाले स्टूल जो कम हों और बच्चों को डायरिया या लूज पेल स्टूल होते हैं, जो कि पेनक्रियाटिक एंजाइम देने से जो है वो कंट्रोल दिए जाते हैं। तो एक सोच ये थी कि ये कुछ ज्यादा देने से तो नहीं होती है, और देयर आर सम कपल ऑफ स्टडीज आउट हैं जो कहते हैं कि पेनक्रियाटिक एंजाइम ज्यादा डोज देने से स्टूल हार्ड हो जाते हैं और ये ऐसे चक्कर होता है। लेकिन देयर इज आल्सो स्टडी जो कि उन्होंने देखा था स्पेसिफिकली कि क्या पेनक्रियाटिक सप्लीमेंट डोज जो है उसका इसके साथ कोई ताल्लुक है या नहीं है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ये भी पेनक्रियाटिक एंजाइम आप कम करें कॉन्स्टिपेशन की वजह से, ये ऐसा वो ये इलाज नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का इलाज जो है वो मुख्तलिफ होता है। और अगर आपने पेनक्रियाटिक एंजाइम की मिकदार कम कर दी तो बच्चे को वो है एब्डोमिनल सिम्टम साइंस और प्रॉब्लम्स और पेन जो है वो होना शुरू हो जाएगा, और फूड भी सही अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उससे प्रॉब्लम फिर ज्यादा हो सकती है। मैंने आपको गट मोटिलिटी के हिसाब से कहा था, तो ये जो है फैट्स जो होती हैं, ये जो मैदे में होती हैं, तो ये कोलिसिस्टोकाइनिन एक एंजाइम होता है, एक हार्मोन होता है बल्कि वो प्रोड्यूस होता है, जिससे कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो होती है वो डिले हो जाती है और फूड मैदे में ज्यादा देर रहता है, जिससे कि रिफ्लक्स के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। और यही जो है हार्मोन, ये जो है लिवर से जो है ये बाइल जो है वो स्क्रीट करता है, और जो बाइल होता है ये फैट अब्जॉर्प्शन में इसका काफी फंक्शन होता है। तो अगर वो भी जो है अब्जॉर्ब ना करे, फैट अगर प्रोड्यूस ना हो रही हो, तो वो भी चक्कर चल सकता है कि अगर फैट सही ना अब्जॉर्ब हो, तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग वो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स को जो है वो ज्यादा एक्सैजरबेट कर सकती है। लेकिन लोअर डाउन नियर द अपेंडिक्स के साथ जहां शॉर्ट गट खत्म होती है, वहां से एक और हार्मोन होता है जिसे न्यूरोटेंसिन कहते हैं, और अगर अनअब्जॉर्ब्ड फैट वहां तक पहुंचे तो ये जो है हार्मोन ये रिलीज होता है, जिससे कि गट मोटिलिटी जो है वो कम हो जाती है, और उससे भी जो है ये DIOS की शिकायत हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि उसकी और वजूहत भी हो सकती हैं, तो ये मेन जो रीजंस मैं बताई हैं मेरी मेडिकल प्रोफेशन लोगों के लिए है, नॉट फॉर ऑर्डिनरी पेरेंट्स के। तो ये चीज़ें उन्हें सोचना पड़ती है कि क्या ये सिंपल कॉन्स्टिपेशन है, या कोई जो दर्द जैसे बच्चे को दाएं तरफ पेट के हो रहा है तो वहाँ अपेंडिक्स भी होता है, तो अपेंडिसाइटिस तो नहीं है, या जो मास में कह रहा हूँ कि स्टूल जो होता है जमा होकर मास होता है, तो वो पेंडिकुलर एक अपसेस बनती है, वो होता है कि इन्फॉर्मेशन है उसके साथ मोमेंटम जो है वो साउंड से कहा लेता है, वो लंप बन जाता है, जो कि अक्यूट अपेंडिक्स की तरह नहीं बल्कि वो लंप और पेन और फीवर भी कई दफा रहता है। उसके अलावा बाकी की चीजें, ये इंटरसेप्शन भी एक कंडीशन है जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में पाई जाती है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, शॉर्ट बाउल बड़े बाउल के अंदर चला जाता है, वो लंप बन जाता है, और वे भी ये राइट हैंड साइड के ऊपर ही बनता है। और बाकी की कंडीशन है वॉल्वुलस वगैरह दूसरी चीजें हैं वो है। तो ये डॉक्टर्स को जो है जब बच्चे को एग्जामिन कर रहे होते हैं तो इन चीजों का या उसकी पास्ट हिस्ट्री से पता चलना चाहिए, जैसे एडहेजन वगैरह, अगर प्रीवियस अब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो उसके होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो वो चीजें उनको देखना पड़ती हैं कि क्या और वजूहत तो नहीं हो सकती हैं। इसके मैनेजमेंट के हिसाब से ये स्टेप वाइज मैनेजमेंट है। मिसाल के तौर पे अगर सडनली एक्यूट किसी को हो गया है तो सबसे पहले तो यह है कि ये हाइड्रेशन जो है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस में हमेशा मैं कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लंग्स के हिसाब से भी कि सिक्रीशन जो लंग्स में है वो भी जो है वो थिक ना हो, और टमी के हिसाब से भी, ताकि स्टूल वगैरह जो है कॉन्स्टिपेटेड ना हो, फ्लूइड जो है वो ठीक रहे। तो अगर बच्चा मिसाल के तौर पे वॉमिट कर रहा है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है ये डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम से, तो फिर एनजी ट्यूब जो है वो डाली जाती है ताकि वो एस्पिरेट किया जाए और इंट्रावेनस फ्लूइड देना पड़ते हैं। और ये जो मेडिसिन मैंने लिखी हुई नीचे, मूविकोल है, ओरल गैस्ट्रोग्राफिन है, एन-एसिटाइलसिस्टीन है, क्लीन प्रेप है, गैस्ट्रोग्राफिन एनिमा है जो कि बैक एंड से दिया जाता है। ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो कि ऑब्वियसली मेडिकल पीपल जो है वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी जो है उस बच्चे के लिए मौजू है। और मैंने यहाँ कुछ जो है इनकी डोजेज वगैरह लिख दी हैं जो कि यहाँ रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल वालों की गाइडलाइंस के मुताबिक है, थैंक यू टू देम। और मैं ये रेफरेंस उनका देना चाहता हूँ कि ये मैंने वहाँ उनकी गाइडलाइन से ली है। तो ये गैस्ट्रोग्राफिन ओरल देने के हिसाब से है कि ये ओरल एज के हिसाब से या वजन के हिसाब से ये बच्चे को कितना दिया जा सकता है। तो ये आम पेरेंट्स खुद डिसाइड ना करें बल्कि डॉक्टर लेड होना चाहिए।
ये जो है ये रेक्टल ये गैस्ट्रोग्राफिन जो है एनिमा के हिसाब से है, जो भी ऑब्वियसली अगेन डॉक्टर को जो है वो डिसाइड करना चाहिए, और उम्र के हिसाब से ये डोजेस जो है कैसे दी जा सकती हैं, डाइल्यूट कैसे की जा सकती हैं। डोज वही होगी जो कि ऊपर मैंने ओरल के हिसाब से कहा है, लेकिन इसको डाइल्यूशन के हिसाब से वॉल्यूम वो डिफरेंट किस्म का है, वो किया जाएगा। उसके बाद ये क्लीन प्रेप होती है जो कि पीने के हिसाब से दवाई दी जाती है। अगर बच्चा पीता नहीं है तो एनजी ट्यूब डाली जाती है, लेकिन ऑब्वियसली अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर ओरली आप कुछ भी नहीं देंगे। और ओरल म्यूकेन जो होता है पाकिस्तान में, ये एनेसिटालसिस्टीन जो है वो दी जाती है, वो भी होता है, वो भी दी जा सकती है। लेकिन अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है और उसके साथ बाल स्टेन वॉमिटिंग आ रही है और एक्सरे के ऊपर ये जो है ये लेवल्स आ रहे हैं, ये फ्लूइड लेवल्स आ रहे हैं, ये बच्चा इरेक्ट पोजीशन में खड़ा पोजीशन में है जबकि एक्सरे लिए जा रहा है, तो जब खड़े होंगे तो फ्लूइड के लेवल इकट्ठे होंगे, लेकिन ये गैस है बॉल में उसके ऊपर वो ये है ये बबल्स नजर आ रहे हैं, तो इन्हें कहते हैं फ्लूइड लेवल्स। अगर ये है तो इसका मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट है, तो उसमें जो है वो फिर सर्जिकल जो है वो भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। उसमें यही है कि बच्चे को नील बाय माउथ फिर रखें कि ओरली कुछ भी ना दें, और आईवी फ्लूइड्स जो है वो बच्चे को देना पड़ेंगे, और गैस्ट्रोग्राफिक एनिमा जो है वो दे सकते हैं बैक एंड से, ताकि वो अगर क्लियर हो सके। और अगर उससे क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर सर्जन जो है उनकी जरूरत पड़ती है कि उन्हें लेप्रोटमी एब्डोमिनल सर्जरी करना पड़ती है, और जो भी फिर उसमें ऑप्शन उनको नजर आए करना पड़ती है, जिसमें से कई दफा जो है वो आंतों को काटना भी पड़ता है, उन्हें साफ भी क्लियर आउट भी करना पड़ता है, तो वो जो भी वो मुनासिब समझे उस वक्त वो कर सकते हैं। जो क्रॉनिक किस्म की, जैसे मैंने कहा कि ये एक रिकरेंट प्रॉब्लम है कि जब बच्चों को एक दफा हुई है फिर दोबारा होने की जो है वो पॉसिबिलिटी है, तो उसमें आप ये मेडिसिन जो है एनेसिटालसिस्टीन है, मूविकोल है, लेक्चुलोज है, ये आप उन्हें रेगुलरली भी दे सकते हैं, और ये डोजेज जो है ये मैंने लिख दी है, जो है कि आप बच्चों को दे सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं, ताकि बच्चों को वो जो कंप्लीट DIOS है वो सूरत ना हो और बाउल जो है वो मूव होते रहे। तो ये था डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम। अब चलते हैं कॉन्स्टिपेशन की तरफ। तो जहां मिकोनियम आलियस और मिकोनियम आलियस इक्विवेलेंट या डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम ये स्मॉल आंतों को अफेक्ट करता है, मेनली कॉन्स्टिपेशन जो होती है ये लार्ज बाल को करती है, और लार्ज बाल जो है या जहां से अपेंडिक्स स्टार्ट होती है, और यहाँ पे अमूमन ये कनेक्शन स्मॉल बाल का लार्ज बाल से होता है। तो ये जो लार्ज बाल होता है ना, जो कि एसेंडिंग कोलॉन, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन जो कि पेट के दाएं से बाएं की तरफ जाती है, और फिर डिसेंडिंग के ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और बैक पैसेज पे जाके खत्म हो जाती है, तो ये लार्ज आते हैं। तो इसमें अमूमन जो है ये जो है स्टूल चल जाते हैं कि जो फिर जमा होना शुरू हो जाते हैं, तो इसके लिए जो है इसकी डिफरेंट जो है वो ट्रीटमेंट होगी। तो उसके लिए ये होता है कि इसके सबसे पहले साइंस क्या है। तो एक तो ये है कि बच्चा जो है वो टॉयलेट जो है वो कम जाता है, और ये सिम्टम जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी आम बच्चों में भी पाए जाते हैं, क्योंकि इट इज क्वाइट कॉमन प्रॉब्लम आम बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी। लेकिन कई चीज़ों में मिसाल के तौर पे अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम तो ज़्यादा होगा, क्योंकि फाइबर इनटेक कम है तो वो ज़्यादा होगा, डिहाइड्रेटेड जो है तो वो ज़्यादा होगा, बाउल की और प्रॉब्लम्स हैं तो ये कॉन्स्टिपेशंस में भी हो सकती है। और इसमें ये होता है कि एब्डोमिनल पेन, बच्चा जो है वो दर्द महसूस करता है, को पेट मोकड़ा तो और दर्द पेन अमूमन ये होता है कि सेंट्रल होता है या लेफ्ट साइड की तरफ बच्चा जो है वो कंप्लेंट करता है, दाएं तरफ अमूमन दाएं तरफ जो अपेंडिक्स होती है उसकी तरफ अमूमन नहीं करता है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस में उस तरफ हो तो फिर जो है मेकोनियम आलिस इक्विवेलेंट या डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम जो है वो ज्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। तो अब्डोमिनल पेन होगा, अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, क्योंकि अगर आप बाउल मूव नहीं हो रहे हैं, गैस बन रही है, खा पी रहे हैं, तो वो डिस्टेंशन होगी, और डिस्टेंशन कई दफा यहाँ तक हो जाती है कि बच्चा फिर वॉमिट करना शुरू कर देता है, तो वो डिस्टेंशन के साथ अनकंफर्टेबल भी होगा। और जब बच्चा टॉयलेट जाता है तो जोर लगा के उसको जो है वो बाहर ना करना पड़ता है, क्योंकि स्टूल हार्ड होते हैं, वो सही तरीका से वो बाहर नहीं आ रहे होते हैं। और ये बच्चा बैठा हुआ है वो पेन होता है, जब बच्चा करता है दर्द होता है, क्योंकि जब वो पेन हार्ड स्टूल पास करता है तो उससे दर्द एक होता है, क्योंकि वो स्क्रैचिंग वगैरह भी होती है जिससे कि मैंने पहले भी कहा ब्लीडिंग होती है, और स्टूल जो होते हैं वो हार्ड किस्म के होते हैं। और ये ब्रिस्टल चार्ट मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में दोबारा आपको दिखाता हूँ कि स्टूल होने किस तरह के चाहिए और कैसे हो सकते हैं। तो हार्ड स्टूल होते हैं, स्ट्रेन करता है, बच्चे को पेट में दर्द होता है,
और उसके साथ इनफ्रीक्वेंट जो है वो टॉयलेट विजिट करते हैं। और कई दफ़ा ये होता है कि बच्चे इतने हार्ड स्टूल होता है कि बैक एंड वो मैकेनिकल ट्रोमा से जो है वो स्क्रैचिंग हो जाती है, जिससे ब्लड आ जाता है, या ब्लड आने से फिर फिस्टुला बन जाता है, जिससे कि वो लगातार उससे ब्लड आता रहता है। और ये ब्लड मामूली ये होता है कि फ्रेश ब्लड होता है जो कि हार्ड स्टूल के अराउंड होता है। अगर स्टूल के अंदर जो है वो मिक्स होकर आ रहा है ब्लड, तो ये अमूमन नीचे एंड से नहीं ऊपर से आ रहा है, और उसकी वजूहात मुख्तलिफ होती हैं जो कि मैं इस टॉक में डिस्कस नहीं करूंगा या शामिल नहीं करूंगा। तो ब्रिस्टल स्टूल चार्ट जो है ये है जो इसको लेवल 1 टू लेवल 7, टाइप 1 टू टाइप 7। तो ये टाइप 4 जो है ना ये परफेक्ट नॉर्मल है। तो मैं अमूमन इसकी मिसाल टूथपेस्ट की तरह देता हूँ कि जब आप, सॉरी टू यूज द वर्ड टूथपेस्ट, लेकिन जब टूथपेस्ट स्क्वीज करें तो उसमें से जिस कंसिस्टेंसी के साथ ये टूथपेस्ट बाहर निकलती है, ऐसे अगर स्टूल हो तो दैट इज नॉर्मल। या ये टाइप 3 जो है ये भी थोड़ा सा, हालांकि इसमें थोड़ा सा क्रैक वाला है, थोड़ा सा सॉलिड है, वो भी है। तो लेवल 3 एंड 4 जो है ये अमूमन नॉर्मल समझा जाता है, हालांकि लेवल 4 इज मोर नॉर्मल देन लेवल 3। तो अगर लेवल 2 या 1 है तो इट्स वेरी कॉन्स्टिपेटेड की तरफ जाता है, और अगर लूज है तो ये 6 और 7 की तरफ जाता है, तो ये डायरिया की शक्ल में हो जाता है। तो ये मेनली ब्रिस्टल स्टूल चार्ट है जो कि आप गूगल करें तो आपको मिल सकता है ये, और ये इंटरनेशनली भी इस्तेमाल होता है और यूके में जो है काफी इस्तेमाल होता है कि पेरेंट्स जो है खुद ही बता देते हैं कि कौन से टाइप का स्टूल पास हो रहा है। इसके बाद हम आते हैं कॉन्स्टिपेशन की तरफ। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिपेशन ये स्टूल जाते हैं वो कैसे होते हैं। तो अगर कॉन्स्टिपेटेड सीवियर है तो इट कुड बी बेसिकली पार्ट ऑफ द DIOS स्पेक्ट्रम कि स्मॉल स्टूल जो है, स्मॉल बाउल जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, वहां भी है, और उसके बाद जो है वो भी फिर जो है बाकी की चीजें नहीं जा रही हैं तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। लार्ज बाउल में भी तो स्टूल जो है वहां भी हो सकता है। और कॉन्स्टिपेशन का ये होता है कि लार्ज बाउल स्पेशली जो डिसेंडिंग बाउल होता है कि नीचे जो बाहर की तरफ से आ रहा होता है लार्ज बाउल, उसका फंक्शन ये है कि वाटर अब्जॉर्प्शन करता है वो जो स्टूल में होता है। तो अगर स्टूल वहाँ कुछ दिन ना की जाए तो जो पानी उसमें होता है वो भी अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, जिसके मजीद जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, ड्राई स्टूल होता जाता है। तो जितनी देर से बच्चा टॉयलेट जाएगा उतना ही वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा। और ये भी है कि मैंने ये कहा कि बिवेयर ऑफ एडजस्टिंग एंजाइम्स, तो आप क्रियोन जो है उसके एडजस्टमेंट खुद ब खुद ना करें, इसलिए कि चलिए अब कम करेंगे तो बच्चे को जो है वो स्टूल जो है वो चिकनाई वाला आएगा, लूज आएंगे तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि चिकनाई वाले स्टूल जो है उससे जो है मेकोनिमालियस का एरिया जो है वो ब्लॉक भी हो सकता है, उसकी गट जो है मोटिलिटी वो भी अफेक्ट हो सकती है। तो आप प्लीज ऐसा खुद ना करें, डॉक्टर की जो हदायत है उसी के मुताबिक चलें, क्योंकि ये कंडीशन हो सकती है कि सिंपल कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट देने से ही सेट हो जाए। और मेन डिफरेंस फ्रॉम डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम एंड कॉन्स्टिपेशन जो है वो लिमिटेड टू, जो कॉन्स्टिपेशन है ये लार्ज बाउल में है, रेक्टम की तरफ से है और लार्ज बाउल में है, जबकि डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो स्मॉल बाउल में है। और फीकल मासेस जो है ये आम जो DIOS में है ये राइट साइड पे जहां अपेंडिक्स होती है, राइट आलिक फासा जो कि डॉक्टर्स कैसे कहते हैं उस एरिया में होता है, जबकि कॉन्स्टिपेटेड स्टूल जो है वो अमूमन लेफ्ट साइड के ऊपर, पेट के लेफ्ट साइड में वो जो है वो पाए जाते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है अगेन कि बच्चे को फ्लूइड्स वगैरह जो है वो जरूर देना चाहिए, और जो डाइट है वो अच्छी होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, फाइबर कंटेनिंग डाइट होना चाहिए, वेजिटेबल्स होना चाहिए, वो चीज़ें जो है वो आम जो हेल्थी डाइट है उसके हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद आप इसको मूवी को जो है जो कि इसको हार्ट सूल को थिन करती है, उसको हेल्प करती है ब्लॉकेज के हिसाब से, वो दे सकते हैं। या लेक्चुलोज जिससे भी अगेन स्टूल जब फॉर्म हो रहे होते हैं तो इसे सॉफ्ट बनाती है, वो कर सकते हैं। और पीडियाट्रिक डोज जो मूवी कोल की है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये मूवी कोल बाय द वे ये पीडियाट्रिक डोज सेशेस होते हैं और एडल्ट होते हैं। एडल्ट डोज होती है वो डबल द डोज होती है जो पीडियाट्रिक के हिसाब से, तो वो जब लें तो ये देख लें कि ये एडल्ट डोज वाले सेशे हैं या पीडियाट्रिक वाले हैं। तो ये हम कई दफा होते हैं कि बच्चे को कहते हैं कि आप 1 या 2 दिन में लेते रहें, और बाज़ औक़ात है 4 जो है रोजाना भी लेने की जरूरत पड़ जाती है, और अगर उससे ज्यादा हो तो हम देते भी हैं, लेकिन वो फिर है क्लोज मॉनिटरिंग करना पड़ती है कि क्या कुछ चल रहा है।
और लेक्चुलोज की डोज जो है वो भी एडजस्ट की जा सकती है। 5 मिनट ट्वाइस अ डे से आप 15 मिनट भी ले सकते हैं। और मेनली साइड इफेक्ट्स इनका ये है कि कई दफ़ा बच्चे जो है पेट फ्लैक्चुलेंस हवा पैदा हो जाती है और इससे क्रैम्प्स वाला भी कई दफ़ा फील करते हैं। लेकिन अनलेस दे गेट डायरिया फ्रॉम द लैक्सेटिव्स, रियली देयर इज नो सीरियस consequences to these things. तो आम डोज के हिसाब से ये मैं थोड़ी सी लेक्चुलर्स की डोज जो है डिफरेंट एजेस के हिसाब से वो मैंने यहाँ लिख दी है कि अगर किसी को जरूरत पड़े तो वो कर सकता है। लेकिन ये आप थोड़ी सी डोज ज्यादा भी दे लें तो इसका ये होगा कि लूज स्टूल हो जाएंगे। तो लूज स्टूल जब आएंगे तो आपको वैसे ही पता होगा कि कॉन्स्टिपेशन जब बेहतर हो रही है तो आप डोज उसकी कम कर सकते हैं, एडजस्टमेंट हो सकती है। और मूवी कोल का भी इसी तरह है कि डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट डोज दी जा सकती है और इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये डोजेस जो है हमारे जो यहाँ लोकल हॉस्पिटल्स हैं, जो ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल वाले हैं, these are their recommended doses. तो इन समरी मेकोनियम आलियस जो है ये न्यूनेटल सर्जिकल इमरजेंसी है जो कि पैदाइश के फौरी बाद जो है वो होती है, जो कि मेकोनियम के पैसेज न होने की वजह से पेट फूल जाता है और ब्लॉकेज आ जाता है। ये डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम जो होता है ये पोस्ट न्यूनेटल या बाद में होता है। इससे भी कंप्लीट या इनकम्प्लीट ब्लॉकेज हो सकता है। और ये भी स्मॉल इंटेस्टिन जो टर्मिनल डिस्टल इंटेस्टिन है उसके ब्लॉकेज की वजह से होता है। और जिन बच्चों को मेकोनियम आलियस की प्रॉब्लम होती है उनमें होने के चांसेस ज्यादा हैं, या जिनके ट्रांसप्लांट ऑर्गन हो चुकी है उनमें ज्यादा है, या जिनमें ये फैट एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है उनमें वो ज्यादा हो सकता है। और कॉन्स्टिपेशन जो है मेनली जो है ये लार्ज बाउल प्रॉब्लम है और ऑन एवरेज 25% ऑफ द CF पेशेंट्स जो है ये इसमें भी अफेक्टेड होते हैं। तो इसमें ये है कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे के जो स्टूल हैं उनके ऊपर जो है वो ध्यान रखें, कितनी दफा जा रहे हैं, उस स्टूल की कंसिस्टेंसी कैसी है और कंसिस्टेंट के साथ ये फैट वगैरह आ रही है या नहीं आ रही है, बच्चे को पेट तो उसको दर्द तो नहीं आ रहा है या पेट फूल तो नहीं है, वो ऐसी चीजें उनका ख्याल रखें। और अगर ये लगातार चीजें प्रॉब्लम दे रही हैं तो फिर उनका हल करना चाहिए। अगर एक दफा बच्चे ने किया उसके बाद ठीक हो गया तो उसके लिए आपको वो आम डेली जो रूटीन चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसमें ये देखें कि उस दिन क्या किया था जिसकी वजह से कैसे हो गया है। तो अल्लाह ताला सभी को खैरियत से रखे। तो मैं इसी के ऊपर इत्तेफाक करता हूँ कि इसको अब मैं प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। इसके बाद सेकंड सेशन जो होता है उसमें ये होता है कि आम जो हमारे क्वेश्चन और आंसर होते हैं वो लिए जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने थोड़ी सी ब्रेक लेनी है तो वो ले लें। तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है तकरीबन 5-6 मिनट के बाद जो है दोबारा सेकंड सेशन जो है इंशाल्लाह उसका स्टार्ट होगा। और उसमें जो क्वेश्चन लोगों ने भेजे हुए हैं उनका जवाब दिया जाएगा, या ड्यूरिंग द सेशन जो भी क्वेश्चन है वो, या अगले 5-6 मिनट में आप वो अपने क्वेश्चन जो हैं वो चैट बॉक्स में लिख कर भेज दें। डॉक्टर जुबिया उनको करेक्ट कर लेगी और उसके साथ जो है इंशाल्लाह जो है वो मैं बाकी सेकंड सेशन में उनके जवाब दे दूंगा।